हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बेटा? बढ़िया। चलो बेटा, आज हम अपना ये चैप्टर है हिस्ट्री का, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये पढ़ा रही हूँ बेटा मैं। देखो, ये दो टॉपिक्स हैं आपके, एक तो एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन और दूसरा है ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन और इनमें से दोनों में से क्या है कि अल्टरनेट क्वेश्चंस आते हैं। मीन्स यहाँ अगर 3 नंबर का क्वेश्चन एक इंडस्ट्रियलाइजेशन में से आएगा तो दूसरा सेम उसी के और में क्वेश्चन आएगा ग्लोबलाइजेशन का 3 नंबर का ही। ठीक है, तो इसलिए दोनों चैप्टर्स को, अगर आप सभी बच्चे कहेंगे कि दोनों चैप्टर्स करवा दीजिए तो मैं तो दोनों चैप्टर करवा दूंगी। बट अगर एक ही चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर आप सभी ये कह रहे हैं कि मैम नहीं, हमें तो दोनों चैप्टर्स करवाइए, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दोनों चैप्टर्स करवा दूंगी। ठीक है, बाकी अगर ये कहो कि मैम हमें तो सिर्फ एक ही चैप्टर करना है, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, और उसको बहुत अच्छे तरीके से करना है, तो वो सही कि उसका ना 1 वर्ड क्वेश्चन छूटे, ना आपके 3 नंबर का, ना 5 नंबर का कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, जैसे हिस्ट्री में अभी एट प्रेजेंट आपकी हिस्ट्री में 4 चैप्टर्स बचे हैं आपके टोटल। केवल हमें 4 चैप्टर्स ही करने हैं। कौन कौन सा? पहला तो था बेटा, पहला चैप्टर कौन सा है आपका? फर्स्ट चैप्टर है बेटा नेशनलिज्म इन यूरोप। फर्स्ट वाला है नेशनलिज्म इन यूरोप वाला। सेकंड है, सेकंड चैप्टर है आपका नेशनलिज्म इन इंडिया, है ना? 2 चैप्टर हो गए। और थर्ड चैप्टर आपका ये इंडस्ट्रियलाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन। तो ये दोनों जो चैप्टर हैं, ये दोनों चैप्टर तो आपके कंपलसरी हैं, मतलब ये तो करने ही करने हैं, इनके लिए कोई भी अल्टरनेट नहीं है। ये भी यूरोपियन वाला भी करना है और इंडिया वाला भी करना है। थर्ड और फोर्थ चैप्टर में से कोई एक चैप्टर हमें करना है। दूसरा फिर लास्ट का है प्रिंट कल्चर, और वो प्रिंट कल्चर भी जो फोर्थ चैप्टर है वो प्रिंट वाला भी आपको कंपलसरी करना है। ठीक है, इसलिए इस एक चैप्टर में आपके पास अल्टरनेट चॉइस है, तो चाहो तो एक चैप्टर कर सकते हो, चाहो तो आप दोनों चैप्टर्स कर सकते हो। ठीक है, अच्छा चलो कोई बात नहीं, अभी हम इस चैप्टर को करते हैं और इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, ताकि अगर हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन आए तो 3 नंबर का क्वेश्चन भी ना छूटे। चाहे मतलब क्वेश्चंस की बात नहीं है, मीन्स कंसेप्ट इतना क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन चाहे कितने भी नंबर का आ जाए, कोई प्रॉब्लम ना रहे हमारे लिए। ठीक है, कि भाई क्वेश्चन ध्यान रहे, सीबीएसई कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चंस को नहीं पूछती है, हमेशा घुमा देती है। अब इसमें देखो, अब हम यहाँ स्टार्टिंग से ही करते हैं, तो कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो क्वेश्चन चाहे कितना भी घुमाया जाए आप नहीं घूमोगे। और अगर आपने रटा है तो जरा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज को घुमाया और आप भी वहीं पर घूम के बैठ जाते हो, और फिर एक ही जवाब होता है कि मम्मा, अपने पेरेंट्स को भी, अपने टीचर्स को भी, कि सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस था। जबकि सिलेबस कभी भी 10th और +2 का एनसीईआरटी की बुक से बाहर कभी नहीं आता है। ठीक है, चलो अभी हम देखते हैं। चलो तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर, हिस्ट्री का एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखो बेटा, एक वर्ड आया है इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब ही क्या है, पहले तो आप ये बताइए। प्रोडक्शन इन फैक्ट्रीज। भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हमारे लिए वर्ड आया है, जो यहाँ पर ये इंडस्ट्रियलाइजेशन वर्ड आया है, इस इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या है? फैक्ट्रीज। भाई एज ऑफ फैक्ट्रीज या प्रोडक्शन इन दी फैक्ट्रीज। भाई जो प्रोडक्शन था वो फैक्ट्रीज में होने लग जाना। ठीक है, तो ऐसा नहीं है भाई, ये तो एज ऑफ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ऐसा नहीं है कि इस एज से पहले कोई प्रोडक्शन ही नहीं होता था। क्या लोग पत्ते लगा के घूमते थे, पेड़ पौधों के पत्ते लगा के घूमते थे? नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि उससे पहले भी प्रोडक्शन होता था। लोग बाग उससे पहले भी कपड़े बुनते थे, पर वो कैसे बुनते थे? हाउ? ठीक है, तो हम यहाँ पर अभी देखते हैं बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। भाई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुई, मान लीजिए कि यहाँ से इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ, तो यहाँ से पहले लोग क्या करते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, और अगर प्रोडक्शन होता था तो वो कैसे होता था प्रोडक्शन, ये हमें यहाँ पर पढ़ना है। और दूसरा, ये तो हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन में, बट इस चैप्टर के 2 मेन फेज है। इस पूरे चैप्टर के 2 मेन फेज है बेटा। 2 मेन फेज कौन से हैं? एक तो हम इसमें पढ़ेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन इन दी यूरोपियन पर्सपेक्टिव्स। एक तो यूरोपियन पर्सपेक्टिव से हम पढ़ेंगे कि भाई यूरोपियन कंट्रीज में, मेनली ब्रिटेन में, ठीक है, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या था, किस तरह से हुआ। और दूसरा भाई क्या हुआ, जैसे मीन्स पहला
कि भाई जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो यूरोपियन कंट्रीज में, मेनली ब्रिटेन में, भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या था, कब आया, कैसे, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या था, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या था, वीवर्स की कंडीशन क्या थी, ठीक है, मर्चेंट्स की कंडीशन क्या थी, जो लोकल जो वहाँ के ट्रेडर्स थे उनकी कंडीशंस क्या थी, सोसाइटी कैसे वहाँ की रही। तो हम पहले उसमें तो पढ़ेंगे हम यूरोपियन कंटेस्ट में, ठीक है। और दूसरा हम जब पढ़ेंगे, एक तो हमने यूरोपियन कंटेस्ट में पढ़ा, यूरोपियन पर्सपेक्टिव से पढ़ा, और दूसरा हम पढ़ेंगे बेटा यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन अकॉर्डिंग इंडिया, ठीक है, मींस इंडियन पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो दो पर्सपेक्टिव पढ़ने हैं, ठीक है। पहले तो अभी जो मैं यहाँ स्टार्ट कर रही हूँ ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये इंट्रोडक्शन है, बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन NTSC उसमें CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है। अब की बार भी आया था ये, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। अब इसको देखते हैं बेटा। ये अभी जो मैंने बताया है ये इस चैप्टर का बेस है। क्या है बेटा इस चैप्टर का बेस? अभी देखो, अभी मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। देखो, अभी मैंने आपको बताया कि भाई जो प्रोडक्शन था, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, उससे पहले भी प्रोडक्शन होता था। तो कैसे वो पहले वाला प्रोडक्शन होता था? भाई पहले ऐसा तो नहीं था कि लोग पत्ते लगा के घूम रहे हैं, या मतलब पेड़ पौधों की छाल लपेट ली, या मतलब वो बहुत ही ज़्यादा एंशियंट टाइम में हम चले जाते हैं कि जब लोग मतलब एनिमल्स की स्किन का भी कुछ मतलब यूज कर लेते थे, या पेड़ पौधों के जो पत्ते होते थे उसका भी यूज कर लेते थे। यहाँ हम उस चीज का जिक्र नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम कर रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले, ठीक है। 18th सेंचुरी से पहले क्या था? प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखो इसका मतलब क्या है? प्रोटो का मतलब है बेटा प्रिमिटिव कंडीशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। प्रोटो को बहुत अच्छे से समझने के लिए आप इसको बोल सकते हो प्री या बिफोर, प्री या बिफोर, बेस्ट अंडरस्टैंडिंग के। बट हमेशा CBSE है वो हमेशा प्रोटो वर्ड का यूज करते हैं कि प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। प्री और बिफोर तो हमें समझ में आ गया, पर प्रोटो हम भूल जाते हैं। तो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है? प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन है प्रोडक्शन बिफोर द कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज का मतलब होता है बेटा, फैक्ट्रीज होता है जब एक ही छत के नीचे सारा प्रोग्राम होने लग जाए। मीन्स कहीं धागे से जो रॉ मटेरियल है, जो फाइबर है, उससे धागा बनाया जा रहा है, वहीं से फिर उसको बुना जा रहा है, कपड़े में बुन दिया, फिर उसमें वहीं पर डाई कर दिया, फिर उसकी शर्ट बना दी, जो भी है, जो सारा काम एक ही छत के नीचे होने लग जाए, तो उसको बोलते हैं हम फैक्ट्री। और यहाँ पर फैक्ट्री नहीं थी, ध्यान रहे, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में फैक्ट्री नहीं थी। फैक्ट्री वर्ड ही इंडस्ट्रियलाइजेशन की देन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया है उसी में फैक्ट्री बोला, ठीक है। प्रोडक्शन बिफोर द कमिंग अप ऑफ फैक्ट्रीज, इतना समझ आया। अब इसमें क्या है? प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन सिस्टम वाज ए पार्ट, इसकी मैंने डेफिनेशन बताई है, was a part of a new network of commercial exchange। ध्यान रखना है, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, एक नया पार्ट था, नया सिस्टम था, नया नेटवर्क था। कॉमर्शियल एक्सचेंज मीन्स क्या होता है भाई? जो भी जो वीवर्स, सॉरी, जो मर्चेंट्स होते थे, वो मर्चेंट्स क्या करते थे? अपना कोई भी सामान ले जाके, रॉ मटेरियल ले जाके, और गांव वाले एरियाज में चले जाते थे, ठीक है। और गांव वाले एरियाज में जाके जो फार्मर्स होते थे, फार्मर्स को दे देते थे कुछ एडवांस में पैसा दे दिया कि भाई ये आप पैसा संभालो कुछ, और इस पैसे से अभी आपको क्या करना है कि भाई हमारा इतना इतना सामान दिया है, और इसमें से मान लो उन्होंने 100 शर्ट का सामान दे दिया, रॉ मटेरियल, भाई हमें 100 शर्ट बना के देनी है और इतनी डेट को देनी है, और जितना भी इसमें जो बनने का सामान लगेगा ना, पैसा लगेगा, वो आपको एडवांस में देके जाते हैं। अब फार्मर्स की क्या है, एक्स्ट्रा अर्निंग होने लग गई, तो फार्मर्स क्या करते थे कि भाई बड़े खुश होके काम में लग जाते थे। छोटी छोटी मशीन होती थी, बैठ बैठ स्पिन वो मतलब घुमाते रहते थे। अच्छा चलो, एक फैमिली में, फार्मर की जो फैमिली होती है, मान लो कि भाई फार्मर काम कर रहा है, उसकी बीबी है, उसके बच्चे हैं, उसके बुजुर्ग माता पिता हैं, वो जो खाली बैठे रहते थे वो क्या करते थे? चलो उसको घुमाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं, मजा भी आने लग गया और अर्निंग भी हो रही है, ठीक है, उनका टाइम पास भी हो रहा है, सारे काम होने लग गए। तो यहाँ उनको एडवांस में पैसे दे दिए जाते थे, और एक एडवांस में पैसे दे दिए जाते थे तो बड़े खुश हो जाते थे, वो खुश होकर वो उस काम को करने लग जाते थे। दूसरा यहाँ पर एक और नया पॉइंट आया है कि भाई जो, चलो वो आगे बताऊंगी वो पॉइंट। तो यहाँ पर प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन की डेफिनेशन समझो, प्रोडक्शन बिफोर द कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्री। अब ये इसकी शॉर्टकट डेफिनेशन है, इसको एक्सप्लेन करके यहाँ लिखा है,
द प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज ए सिस्टम ऑफ नेटवर्क ऑफ कॉमर्शियल एक्सचेंज। कॉमर्शियल एक्सचेंज का मतलब समझा ना, जो मर्चेंट्स थे जो शहरी एरिया से गांव वाले एरियाज में आते थे। ध्यान रखना, ये जो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन था ये शहरों में नहीं था, ये कंट्री साइड था, मीन्स रूरल एरियाज में था, बिफोर कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्रीज। ठीक है, इट वाज कंट्रोल्ड बाय मर्चेंट्स। ये किसके द्वारा कंट्रोल्ड होता था? मर्चेंट्स के द्वारा। ये जानबूझ के मैंने हाईलाइट किया है आपको समझाने के लिए। इट वाज कंट्रोल्ड बाय मर्चेंट्स। दी गुड्स वर प्रोड्यूस्ड बाय ए वास्ट नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स। बहुत ज़्यादा जो उसमें काम में बहुत सारे लोग लगे हुए रहते थे, उनके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता था। वर्किंग विद इन देयर फैमिली फार्म, नॉट इन दी फैक्ट्रीज। और फैमिली के मेंबर्स ही सारे मिलकर उनका प्रोडक्शन करते थे। जो मैंने समझाया वही डेफिनेशन में है। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ जो मर्चेंट्स मूव्ड टू कंट्री साइड, यहाँ क्या आया है? मर्चेंट मूव्ड टू कंट्री साइड। अब ये कंट्री साइड में क्यों जाते थे? ये वाई मैंने लिखा है कि आप सोचें कि भाई वो लोग थे वो कंट्री साइड में क्यों जाते थे। भाई कंट्री साइड में क्यों जा रहे हैं, गांव वाले एरिया में क्यों जा रहे हैं? देखो, जब जो शहर थे उन शहरों में हर एक क्वेश्चन का एक पॉइंट के पीछे अगर क्यों लगाएंगे तो चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पर जो कंट्री साइड था, जो गांव वाला एरिया था, गांव वाले एरिया में वो इसलिए जाते थे क्योंकि अर्बन एरियाज में उस टाइम, जिस टाइम ये प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, उस टाइम क्या था कि भाई कुछ एक जो मर्चेंट्स थे वो बहुत बड़े लेवल के हो गए थे, वो दूसरे छोटे वर्कर्स को, छोटे मर्चेंट्स को डेवलप ही नहीं होने देना चाह रहे थे, क्योंकि अगर वो डेवलप हो गए तो उनका काम नहीं चलेगा। इसीलिए वो मीन्स गिल्ड सिस्टम जो बना हुआ था, क्या मतलब इस तरह का था सिस्टम कि भाई उनको नए मर्चेंट्स वहाँ पर काम नहीं कर सकते थे। जैसे मैंने उस चैप्टर में पढ़ाया था आपको रशियन रिवोल्यूशन में कि टेंथ क्लास है, हाँ 9th क्लास में आपने रशियन रिवोल्यूशन में पढ़ा होगा कि रशियन रिवोल्यूशन में रशियन कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ पर एक पार्टी थी, तो उसने दूसरी पार्टी को और जितने भी वहाँ पर ट्रेड यूनियंस थे उन सभी पर एक्स्ट्रा पर बैन लगा दिया था। सिर्फ जो रशियन कम्युनिस्ट पार्टी थी और उसी के जो ट्रेड यूनियंस थे वो ही वहाँ पर ट्रेड कर सकते थे, और सभी पर बैन लगा दिया, उन और सभी को इलीगल बता दिया था। तो यहाँ पर भी ये था कि कुछ जो काम करने वाले थे वो इलीगल थे और सभी को इलीगल कर दिया, जबकि प्रॉफिट काम तो सभी करना चाहते हैं। इसीलिए जो ये मर्चेंट्स थे, जो छोटे लेवल के मर्चेंट्स थे, वो गांव वाले एरिया में जाके अपना प्रोडक्शन करवाते थे। समझ आया? ठीक है। अच्छा, अब वो ये मैंने शॉर्टकट में समझाने का काम किया है। एडवांस मैंने बताया ना कि वो कुछ पैसा एडवांस में दे देते थे कि भाई ये लो, आपको मेरी 100 शर्ट बनानी है, 100 शर्ट का सारा सामान लो और आपकी जो इनकम है, सॉरी जो दिहाड़ी बनेगी वो लो एडवांस में लो। तो एडवांस में भी दे देते थे, फिर प्रोडक्शन होता था और वो प्रोडक्शन सेल इन द इंटरनेशनल मार्केट, और वो मर्चेंट्स फार्मर से लेते थे और उसको इंटरनेशनल मार्केट में बेच देते थे। ठीक है। रीजन, अब देखो यहां तक समझ आया। रीजन वाई पुअर पीजेंट्स एंड आर्टिसंस वर्कड फॉर मर्चेंट्स। अब यहाँ आपको ये भी समझना है कि भाई क्या रीजन है कि भाई जो पीजेंट्स थे, भाई किसान थे और जो कारीगर थे, वो क्यों उसके लिए मर्चेंट्स के लिए काम करते थे, क्यों? दूसरा, भाई ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आने ही वाला था, आपको पता है कि भाई प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले वाली स्टेज होती है, मीन्स इसके बाद में जस्ट कुछ सालों के बाद में इंडस्ट्रियलाइजेशन आने वाला था। तो यहाँ पर जब ये चेंज हो रहा था तो कहीं ना कहीं ऐसा वहाँ पर फार्मर्स को लग रहा था, जो उनके बड़े बड़े फार्म हाउसेज थे, बड़े बड़े खेत थे, वो डिसअपियर होने लग गए थे। जैसे किसी ने कुछ खरीद लिया, ठीक है, जैसे हमारे अभी राजस्थान वाले एरिया में ऐसा है कि कंपनीज बहुत ज़्यादा आ गई, तो फार्मर्स की ज़मीन को उन्होंने खरीद लिया और उस ज़मीन को जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता था उसको अभी उन्होंने किस में चेंज कर दिया बेटा? कॉमर्शियल लैंड में। तो यहाँ फार्मर्स को ये लगने लग गया था कि भाई ज़मीन, क्योंकि ये देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रोडक्शन, ये कोई एक दिन नहीं होता है कि ऐसा कभी आपने सोचा हो कि भाई एकदम हम उठे, रात को सोए और सुबह उठे तो देखा कि यहाँ पर सब इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री। ऐसा नहीं है, ये कुछ लंबे टाइम के प्रोसेस के बाद में रिजल्ट निकलता है। ठीक है। तो लोगों को, फार्मर्स को ये पता लगने लग गया था कि भाई उनके फील्ड्स हैं वो छोटे होते जा रहे हैं, जमीनें उनकी खरीदी जा रही हैं। ठीक है। और जो मर्चेंट्स थे, एक तो फार्मर्स को ये लगने लग गया था भाई उनके फील्ड वो हो रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। दूसरा, मर्चेंट्स थे उनको अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम दे रहे थे, भाई उनकी अर्निंग बढ़ी तो रही थी किसी ना किसी तरह से। भाई जो फार्मिंग से जो उनका अर्निंग हो रही थी वो तो ठीक है, बट वो जो प्रोडक्शन कर रहे थे 100 शर्ट बनाने के एवज में जो उनको दिहाड़ी मिल रही थी, मजदूरी मिल रही थी, तो वो उनकी एक्स्ट्रा इनकम थी। तो इसके लिए भी भाई एक्स्ट्रा इनकम भी उनकी हो रही है तो वो बड़े खुश हो रहे थे। अच्छा, सप्लीमेंटेड देयर श्रिंकिंग इनकम, क्योंकि पहले उनके खेत बड़े थे तो अब उनकी जो इनकम श्रिंक हो रही थी, छोटी होती जा रही थी, उसी इनकम को बढ़ाने के लिए भी फार्मर्स खुश होने लग गए थे।
इतना समझ आया। अब यहाँ से जो ये टॉपिक है उसका जो मैंने बताया ना, इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे हम ब्रिटेन के कंटेस्ट में, मीन्स यूरोपियन कंटेस्ट में, दूसरा पढ़ेंगे हम इंडिया के कंटेस्ट में। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए बेटा, द कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्री, फैक्ट्रीज का आना। तो यहाँ पर मैं ब्रिटेन पहले ही मैंने लिख दिया है, आप कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई हालांकि आपकी बुक में कंप्लीटली लिखा हुआ है यूरोपियन एरियाज, यूरोपियन एरा, मैंने आपको समझाने के लिए सीधा सीधा यहाँ पर ब्रिटेन लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट जो हिस्ट्री है इस चैप्टर की वो ब्रिटेन के बारे में बताई गई है। जब पूरे चैप्टर को 2-3 बार आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि ब्रिटेन के बारे में है ये चैप्टर। ठीक है, तो कॉटन प्रोडक्शन बूम्ड, मींस कॉटन का प्रोडक्शन बहुत बड़े लेवल पर। अब देखो यहाँ एक क्वेश्चन नया निकल के आया है, सबसे पहली फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड कम इन विच कॉन्टिनेंट। अब आपका समझने का, ये मैं असाइनमेंट में क्वेश्चन दूंगी। सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन कौन से कॉन्टिनेंट में आया, तो कॉन्टिनेंट ब्रिटेन कौन से कॉन्टिनेंट में है, यूरोप में, तो आप कॉन्टिनेंट का नाम आया तो यूरोप। या फिर उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन आएगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन केम इन विच कंट्री, कौन से में आया बेटा, ब्रिटेन। और ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आया वो सबसे पहली फैक्ट्री किसकी लगी थी बेटा, कॉटन की। देखो कितने क्वेश्चन निकल गए यहाँ पर वन वर्ड में। सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन आया यूरोप में ब्रिटेन में आया, और ब्रिटेन में भी किसकी फैक्ट्री लगी बेटा, कॉटन के प्रोडक्शन की। ध्यान रखना ये, तो कॉटन की प्रोडक्शन। यहाँ से एक एग्जाम्पल ले रखा है, कॉटन 2.5 मिलियन पाउंड ऑफ रॉ मटेरियल, ये रॉ कॉटन है बेटा, रॉ कॉटन, ये लिख दिया मैंने, रॉ मटेरियल ऑफ या रॉ कॉटन वाज इम्पोर्टेड। ये इतना मिलियन कॉटन था वो इम्पोर्ट किया जाता था 1760 से 1760 में। ठीक है, बाय 1787 में क्या हुआ, इट इम्पोर्टेड एक्सपेंड 22 मिलियंस। समझ में आया, मींस ये कह रहा है इतने में तो ये इतना इंपोर्ट किया जाता था, जबकि 1787 तक आते आते 22 मिलियन मीन 10 गुना से भी ज्यादा इंपोर्ट किया जाने लगा। अभी इंपोर्ट किया जाने का मतलब क्या है भाई, यहाँ पर पहले हाथ से सामान बन रहा था, अभी यहाँ पर फैक्टराइजेशन हो गया, फैक्ट्री आ गई, तो फैक्ट्रीज में सामान, फैक्ट्री तो भाई देखो स्पिनिंग जेनी है, मान लो कि भाई ये हमारी एक स्पिनिंग जेनी है भाई, ऐसे ऐसे ही घूम रहा था ना चरखा, कैसे कैसे घूम रहा था, शायद ऐसे ही होगा भाई तुम्हारा। तो अब उसके ऊपर तो एक एक ही धागा घूमता रहता था, एक ही घूमता रहता था। फिर उसके बाद में स्पिनिंग जेनी आ गई, जेम्स हारग्रीव की जो बनाई हुई थी, उसके ऊपर इस तरह के बहुत सारे स्पिंडल्स लगे हुए थे, तो एक साथ बहुत सारे धागे बनने लग गए थे उसमें। बस मैं यही समझाना चाह रही हूँ, और मुझे ये नहीं बनाना रहा। समझ गए। तो अब ये इतना सारा कॉटन का प्रोडक्शन जो हो रहा था वो, सॉरी इंपोर्ट हो रहा था, अब वो बढ़कर 10 गुना बढ़ गया। इसका मतलब क्या है, फैक्टराइजेशन हो गया, तो बहुत बड़े लेवल पर प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो गया। इतना समझ आ रहा है बेटा, ठीक है। नहीं आ रहा तो बेटा आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। अब ये मैंने एक दो वो पॉइंट्स बताए हैं, सीरीज ऑफ इन्वेंशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। अब कौन कौन सी, फर्स्ट कॉटन मिल किसने सेटअप की थी बेटा, रिचर्ड आर्कराइट। ये वन वर्ड के लिए मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अब जो मैंने स्पिनिंग जेनी है वो स्पिनिंग जेनी किसने इन्वेंट की थी, अब वो भी देखिए। देखो वो स्पिनिंग जेनी आप खुद नेट से देखिए, खुद बताइए या चैप्टर पढ़ के बताइए, इस चैप्टर में है, ठीक है। मैं नहीं बताऊंगी आपको, सब मैं बताते जाऊंगी तो आप तो कोई हलचल ही नहीं करेंगे। अब यहाँ पर था कंट्री साइड टू टाउन्स एंड मैनुअल टू मशीन्स। अब यहाँ पर देखिए ये पर क्या बता रखा है, होल प्रोडक्शन प्रोसेस कम अंडर वन रूफ इज नोन एज फैक्ट्री। ये तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि भी जब सारा प्रोडक्शन एक ही छत के नीचे होने लग जाए, मीन्स धागा बनाना भी, उसे कपड़ा बुनना भी, फिर उसको डाई वाई करना, फिर शर्ट बनाना, और सब कुछ मतलब एक ही छत के नीचे होने लग जाए तो उसको फैक्ट्री बोलते हैं। कंट्री साइड से अब यहाँ पर मीन्स या फैक्टराइजेशन जो हुआ, फैक्ट्री आई। अब देखो ध्यान रखना, अभी हम इंडस्ट्रियलाइजेशन में आ गए, अभी हम प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में नहीं पढ़ रहे। प्रोटो में क्या बताया था मैंने, किस में प्रोडक्शन हो रहा था बेटा, कंट्री साइड में। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कंट्री साइड टू टाउन्स, कंट्री साइड से प्रोडक्शन कहाँ होने लग गया था, टाउन्स में। फैक्ट्रीज अब कहाँ लग गई थी, टाउन में, सिटीज में। मैनुअल टू मशीन्स, यहाँ हर एक पॉइंट को समझना बेटा। मैनुअल मीन्स जो हैंडवर्क या हैंड लेबर जो हम कर रहे थे, उससे अब मशीन्स की तरफ हम आ गए थे। फैक्ट्रीज का मतलब क्या था, बड़ी बड़ी मशीन्स आ जाना, बड़ी बड़ी मशीन्स का इन्वेंशन हो गया था, ठीक है। तो इस तरीके से वहां पर प्रोडक्शन में भी बहुत ज्यादा चेंज आया था, प्रोडक्शन भी बहुत बड़े लेवल पर बढ़ गया था।
but under the dazzling impact of the new meals people almost forget the balance। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, देखो जैसे जैसे ये कह रहे हैं कि भाई बहुत बड़े लेवल पर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था, बहुत बड़े लेवल पर प्रोडक्शन होने लग गया था, उसका इम्पैक्ट क्या था भाई, इन न्यू मिल्स का इम्पैक्ट क्या हुआ था, लोग जो गांव वाले एरिया में थे ना वो काम करना मतलब बैलेंस ही खत्म हो गया, वो बैलेंस नहीं बन रहा था। बैलेंस मीन्स क्या होता है, बैलेंस का मतलब है कि भाई वो बैलेंस नहीं कर पा रहे थे वहां पर, ठीक है, कि भाई गांव वाले एरिया का जो प्रोडक्शन था वो कम हो गया, जबकि अभी कंप्लीटली ज़्यादा प्रोडक्शन किस में होने लग गया बेटा, फैक्ट्रीज में। हाँ अब यहाँ बेटा एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ही बना सकते हो, पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंजेस, भाई इंडस्ट्रियल चेंजेस का क्या तरीका था, कैसे इंडस्ट्रियल चेंज आए थे वहां पर यूरोपियन कंट्रीज मींस पर्टिकुलर इन ब्रिटेन। तो फर्स्ट चेंज क्या था, कॉटन वर्सेस मेटल, मींस पहले सिर्फ मैंने कौन सी मील बताई थी आपको, कॉटन मील, अब कॉटन के साथ साथ में और भी मेटल से रिलेटेड बहुत सारी जो फैक्ट्रीज थी वो वहां पर स्टार्ट हो गई थी ब्रिटेन में, ठीक है। सेकंड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल वाज नॉट इजी, ध्यान रखना भाई वहाँ डिस्प्लेसमेंट था ना ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल का, वो बहुत ज़्यादा इजी नहीं था, मीन्स जो लोग थे वो एकदम ऐसा नहीं था कि रातों रात उन्होंने अपना काम छोड़ा और छोड़ के दूसरे नए काम में लग गए, ट्रेडिशनल चीज़ों को नहीं छोड़ते हैं भाई, बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन आ गया, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया, पर ऐसा तो नहीं है जैसे आज हम देखते हैं, अगर मैं इसी का एक एग्जांपल देती हूँ कि भी आज हम देखते हैं कि हमें अगर काम कर रहे हैं, भूख लगी, हमने तुरंत पिज़्ज़ा बर्गर जो भी है हमने ऑर्डर किया और ऑनलाइन ऑर्डर करने से हमारे पास खाना आ जाता है ना, बट ऐसा तो नहीं है कि जो हमारे आज भी जो वेंडर्स हैं, जो यहाँ पर गलियों में जो घूमने वाले हैं, सब्जी वाले या जो भी हैं, क्या उन्होंने बिल्कुल ही अपने आप को डिस्प्लेस कर लिया, क्या वो बिल्कुल ही आना बंद कर गए, नहीं, वो अभी भी आ रहे हैं। हाँ, जो मॉडर्नाइजेशन आया उस मॉडर्नाइजेशन के अंदर उन्होंने अपने आप को मॉडर्न कर लिया, कैसे हो सकता है, वो उन्होंने भी अपना कोई पेटीएम कुछ मशीन का वो कुछ कार्ड नंबर ले लिया हो, ऑनलाइन वो भी ट्रांसफ़र करवाने लग गए हो, सब्जी उब्जी भाई 20 रुपए की सब्जी ली, चलो ठीक है 20 रुपये आप एक काम करो मेरे ऑनलाइन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, हो सकता है भाई ऐसा हुआ हो, तो मॉडर्नाइजेशन उनके अंदर आ गया, पर कंप्लीटली उन्होंने अपने आप को डिस्प्लेस नहीं किया, यहाँ समझने का मतलब है, ठीक है। थर्ड, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल टू हैड डेवलपमेंट, उनमें भी डेवलपमेंट आ गया, दे वर नॉट स्टेगनेंट, वो स्टेगनेंट नहीं थे, जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो स्टेगनेंट नहीं थे, ठीक है, उनमें भी कुछ चेंज आता जा रहा था, वो भी अपने आप को मॉडर्न करते जा रहे थे। टेक्नोलॉजी चेंज अकर स्लोली, बिकॉज टेक्नोलॉजी थी वो भी बहुत धीरे धीरे, मतलब चेंज टेक्नोलॉजी थी वो भी चेंज हो रही थी, क्यों, अच्छा उसमें धीरे धीरे स्लोली चेंज क्यों आए थे, क्यों दे भाई ऐसी बड़ी टेक्नोलॉजी आई तो लोगों ने तुरंत उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, उसको तुरंत एक्सेप्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि एक तो जो स्टार्टिंग में कोई मशीन आई थी, वो जो भी मशीन जो आई वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, जो भी मशीन्स आई वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, तो लोगों ने उस टाइम उस चीज़ को लेना बहुत अच्छा नहीं समझा। दूसरा, इंडस्ट्रियलिस्ट वर कॉशियस अबाउट यूजिंग इट, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे ना वो उसको यूज करने पर मतलब सोचते थे कि भाई इसको यूज करें, मतलब परेशान भी थे, नहीं भाई इसको नहीं यूज करना क्योंकि हो सकता है इतनी महंगी चीज़ को यूज करें, क्योंकि उस टाइम एक और प्रॉब्लम थी ब्रिटेन में, जिस टाइम की मैं बात कर रही हूँ ब्रिटेन का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी ना वो बहुत भयंकर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी, 8% जो इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है उससे भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी, तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होने की वजह से क्या था वहाँ पर जो चीप लेबर अवेलेबल था, तो सभी लोग ये ऐसा करते थे कि भाई इतनी महंगी मशीन खरीदेंगे और स्टार्टिंग में कोई मशीन आती है तो उसको ठीक भी करवाने, कोई मान लो पेज पुर्जा खराब हो गया तो उसको ठीक करवाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, तो सभी ये सोचते थे कि भाई ऐसा हम नहीं करेंगे, ठीक है, नई नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने में सभी पीछे ही रह जाते हैं, तो वहाँ उन्होंने भी वो हो गए कि भाई उसके यूज़ के ऊपर भी वो हो गए, जैसे स्टीम इंजन आया था 1781 में, ये सारी चीज़ें देख लेना, स्टीम इंजन आया था 1781 में, अब ये बता देना स्टीम इंजन आया इन्वेंट किसने किया था, जेम्स वॉट ने 1781 में, दो ये क्वेश्चन वन वर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है, इससे आगे वाली वीडियो में मैं इससे आगे का पढ़ाऊँगी, ये इतना धीरे धीरे इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे बेटा।